बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लुत्फ़ मरी, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। दुनिया में पाई जाने वाली लाखों कबाइल और कौमों में से हर कबीला अपनी एक अलग पहचान, सकाफत और तारीख रखता है, लेकिन इनमें एक ऐसी ज़ात कबीला है जिसकी तारीख सुनहरी अल्फाज में लिखने जैसी है, जो कि एक ज़िद्दी, ईमानदार, बहादुर और रहमदिल हैं। उस ज़ात को मरी कहते हैं, जिसने अंग्रेज़ की फ़ौज को भी तिगनी का नाच नचवाया और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। ये चाकर खान की बात से इत्तेफाक क्यों नहीं करते थे और चाकर खान ने इनको मरी क्यों कहा? मरी का मतलब क्या है? ये ज़ात है या लक़ब? अगर ये लक़ब है तो इनकी असल ज़ात क्या है? ये मरी आजकल कहाँ कहाँ आबाद हैं? उसने कौन सी अहम जंगें लड़ी हैं? तारीख़ इसे किस तरह याद रखती है? तो सामीन, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आखिर में छोटी घंटी है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मरी कबीले को 1510 तक बिजारानी कहा जाता था। बिजारानी रिंद कबीले के साथ और रिंदों में से ही था। रिंद और लाशार कबीला क्योंकि आपस में जंगें लड़कर इस कदर कमज़ोर हो गए थे कि जब अरगुनों के कदम उनकी जानिब बढ़े तो मुकाबले की ताकत न रखते हुए रिंद कबीले ने पंजाब की तरफ हिजरत की। उस वक़्त बिजार खान बिजारानी कबीले का सरदार था। तब मरी का लफ्ज़ बिल्कुल भी मकबूल नहीं था। मरी उस वक़्त मशहूर हुए जब मीर चाकर खान हिजरत कर रहा था, तो बिजार खान सरदार उनके साथ नहीं गया और बमुकाम कहान ही ठहर गया। कहा जाता है कि बिजार खान की बीवी उस वक़्त बीमार थी और इसी वजह से जाने से इनकार किया। अपने कबीले के साथ एक जगह पड़ाव डाला जो बाद में उन्हीं के नाम से मंसूब हुआ और आज भी वो जगह बलूचिस्तान में बिजारवड के नाम से मशहूर है। मीर चाकर खान वहाँ से रवाना हुए। बाद में जब उनको एहसास हुआ कि मैंने ये गलत किया तो मीर चाकर खान फिर दोबारा वापस आए बिजार खान के पास और बिजार खान को कहा, मैं उस वक़्त तक आपके साथ हूँ जब तक आपकी बीवी ठीक नहीं हो सकती। जब ठीक हो जाएंगे तो आप मेरे साथ हिजरत करेंगे। उस वक़्त बिजार खान ने कहा कि अगर आप मेरे लिए 1 साल भी इंतज़ार करें तो भी मैं आपके साथ हिजरत नहीं कर सकता, क्योंकि मीर बिजार खान खुद को तन्हा छोड़ने पर खफा हो गए थे। मीर चाकर खान के इसरार के बावजूद जब मीर बिजार खान उनके साथ हिजरत होने पर आमादा नहीं हुए तो मीर चाकर खान ने कहा कि बिजार खान मरी है। बलोच के ज़बान में मरी के मानी हैं ज़िद्दी के और बाज़ के नज़दीक जिन्न के भी हैं, यानी बिजार खान निहायत ज़िद्दी हैं। तब मीर चाकर ने अपनी हिजरत जारी रखी और मीर बिजार खान ने अपने कबीले को यकजा किया और कहान में आबाद हुए। तब से ये कबीला बिजारानी से मरी कहलाने लगा और उसी नाम से मकबूल हुआ। चूँकि ये इलाके इतने ज़रखेज़ नहीं थे, उस वजह से ज़्यादातर मरियों का पेशा मवेशी पालना था। मीर बिजार खान इलाके की तोसी की तरफ भी ध्यान दिया। इस वजह से इतराफ़ के कबीलों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात इस्तवार नहीं हो सके। मरियों से कबल कहान में बुलेदी कौम आबाद थी। जब मीर बिजार खान ने लश्कर के हमरा कहान में पड़ाव डाला तो वहाँ पहले से मौजूद बुलेदी कौम को बज़ोर शमशीर निकाल बाहर किया। इन्हीं लड़ाइयों में कुछ बुलेदियों ने 1550 में बिजार खान पर पुश्त से हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया। मीर बिजार खान के बाद सरदारी उनके बेटे सालार खान को सौंपा गया। मीर सालार खान के ओहदे सरदारी में कहान के इलाके से बुलेदियों को निकाल कर मुकम्मल मरी आबादी का तसल्लुत कायम हुई। बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर में बयान है, उन्हीं जंगों के दौरान सरदार सालार खान ने एक बुलेदी बच्चे को अपने वालिदैन से जुदा हालत में बिल्कुल तन्हा पाया। ये बच्चा चूँकि एक पेड़ के साए से मिला था, उस पेड़ को बलूची ज़बान में गज़ कहा जाता है। इसी निस्बत से उस बच्चे का नाम गज़न रखा गया और उस बच्चे को अली खान आलियानी ने अख्तियार किया। बाद में उनके औलाद से एक कबीले का आगाज़ हुआ जिसे गज़नी कहा जाता है। इन्हीं अदवार में
کئی اطراف سے کئی جزوی قبیلے اور افراد بھی مری قبیلے کے ساتھ ملتے گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مری کہلانے لگے، اور کہان ہی اس وقت مری قبیلے کا صدر مقام ہوتا تھا۔ سالار خان کے بعد درویش خان 1580 سے 1585 تک سردار رہے۔ وقت گزرتا رہا، سردار بدلتے رہے، مری ایک مضبوط بڑا قبیلہ بنتا جا رہا تھا۔ 18ویں صدی کے آخری دہائیوں میں دوست علی مریوں کا سردار تھا۔ ان کے دور میں حسنی قبیلہ نے بہت زور پکڑ چکا تھا۔ حسنیوں نے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا، اور جو لوگوں کو لوٹنے کے علاوہ علاقے میں ان کی وجہ سے خوف و ہراس تھا۔ تمام بلوچ سردار ان حسنیوں کی وجہ سے نالاں تھے۔ آخر کار ان حسنیوں سے تنگ آ کر سردار میر نصیر خان بذات خود ان کی سرکوبی کے لیے نکل پڑے۔ یہ کوہلو کے مکان پر گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور اسی جنگ میں صادق حسنی مارا گیا اور حسنیوں کا کمر ٹوٹ گیا، اور یہ قبیلہ شکست کھا کر کوہستان میں منتشر ہو گئے۔ لیکن میر نصیر خان نے وہاں بھی نہ چھوڑا، ان کے معتبرین اور جرائم افراد کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد میر نصیر خان نے مری قبیلے کے سردار کو اس تمام کوہستان کا سردار مقرر کیا، اور اس کو کوہستان کے تمام راستوں کے حفاظت کی بھی ذمہ داری سونپی۔ 1810 میں دودہ خان مریوں کے سردار مقرر ہوئے، تو یہ دور مری قبیلے کے لیے انتہائی تابناک دور شمار کیا جاتا ہے، اور اس دور میں مری قبیلے نے بڑی ترقی کی، اور سردار دودہ خان کے دور میں ہی مریوں نے انگریزوں سے بھی جھڑپیں کی۔ دودہ خان نے جو زمینیں جو ہمسایہ قبائل سے حاصل کی تھیں، وہ زمینیں مستقل طور پر اپنے جزوی قبائل میں تقسیم کی۔ سردار دودہ خان ایک جنگجو سردار تھا۔ اس نے انگریزوں کے غلامی کے بجائے مقابلہ کرنے کا اعلان کیا۔ انگریزوں نے جب میر محراب خان کو قتل کیا اور اس کے قلعے کو قبضہ کیا، تو اسی سلسلے میں کیپٹن لوئس براؤن مری قبیلے کو زیر کرنے کے لیے گئے، تو شہر کاہان کا محاصرہ کیا اور مریوں پر خوب حملے کیے، اور مریوں کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ کاہان کا علاقہ قبضے میں لے لیا، اور مریوں نے کھوڑی کے مقام پر، جو کاہان سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں قیام کیا۔ لیکن انگریزوں نے پھر وہاں بھی جا پہنچے۔ وہاں جب مقابلہ ہوا تو انگریزوں کو منہ کی کھانی پڑی اور بھاگنے پر مجبور ہوئے، اور مریوں نے ان کے مال و اسباب اپنے قبضے میں لے لیا، اور اسی لڑائی میں کئی انگریز مارے گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انگریزوں نے کو پھر بدلہ لینے کا سوچا، اور پھر مریوں کے پیچھے آئے۔ اس وقت مری گرم آفتترا میں آباد تھے۔ جب یہ خبر مری قبیلے کو پڑی تو مریوں کے تقریباً 1000 کے قریب لشکر نے ہنڈک کوتل پہنچ کر گھات لگا لی۔ جو ہی انگریز فوج پہنچی تو مریوں نے ہلا بول دیا۔ میر گل خان نصیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب لیفٹیننٹ کلارک کی کمان میں ایک کانوائی جب قلعہ سے نکلی تو مری قبیلے کے ایک جاسوس نے اپنے قبیلے کو بتایا کہ انگریز آ رہے ہیں، تو یہ اطلاع سنتے ہی مریوں نے راتوں رات نفسک کے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ تو کلارک بغیر خوف کے جب نفسک کی پہاڑی کراس کی تو کلارک اپنے آپ کو محفوظ سمجھا اور آدھی فوج کو قلعہ کی حفاظت کے لیے واپس بھیجا۔ تو جو ہی نفسک کی پہاڑی اترے تو مریوں نے بھرپور حملہ کیا اور اللہ اکبر کے نعروں سے علاقہ گونج اٹھا۔ دوسری طرف کلارک اور اس کی کانوائی کی بھی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور کلارک کو بھی مریوں کا سخت سامنا ہوا۔ کلارک بڑی بہادری سے لڑا، لیکن دلیر بہادر مریوں کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح تمام سپاہی مارے گئے، اور انگریزوں سے مریوں کی اس فتح پر بلوچستان میں بجلی کی طرح خبر پھیلی تو تمام بلوچ مریوں کی فتح سے جھوم اٹھے اور بلوچوں کا حوصلہ بلند ہو گئے۔ بلوچوں کو انگریزوں سے سخت نفرت تھی، وہ انگریزوں کو اپنے وطن پر بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح مریوں نے انگریزوں کے خلاف کئی مارکے لڑے۔ مریوں کی بہادری کی کئی واقعات خود انگریز مصنف لمبرک کتاب دی مری رائزنگ میں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اب ہم مریوں سے تنگ آ گئے ہیں،
हम पकड़े हुए वडेरे रिहा कर दिए जिन्हें हम गद्दार कहा करते थे। हमने उन पहाड़ी लोगों से इस सादा सी शर्त पर सुलह कर ली कि आइंदा एक दूसरे को नहीं छेड़ेंगे, और इस तरह बरतानिया और मरियों के दरमियान जंग ख़त्म हुई। हालांकि बाद में भी ये सिलसिला चलता रहा। 1917 में अंग्रेज़ों ने काहान शहर पर तकरीबन 25 पाउंड के 3 बम गिराए, लेकिन बलोचों के हौसले हमेशा बुलंद रहे। अंग्रेज़ों से महाजराई के अलावा भी मरियों की तारीख में कई जंगों का तज़किरा मिलता है। तारीख में मरियों के खेतरानों, हसनी, बुगटी, यूनी और काकड़ों से भी जंगों के तज़किरे मिलते हैं। वक्त की किल्लत तारीख के हर दौर पर रोशनी डालना मुमकिन नहीं, लेकिन तक़सीम पाक व हिंद के वक्त मरियों का सरदार नवाब खैर बख्श खान मरी था। मरी, बुगटी और दूसरे बलोच सरदारों ने अंग्रेज़ों को ख़त लिखा कि वो सिर्फ पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किसी एक को इंतखाब करने पर तैयार नहीं, और वो रियासत कलात का हिस्सा हैं और वो उसी से मिलना चाहते हैं। 22 नवंबर 1946 में मरी, बुगटी और डेरा गाजी खान के सरदारों ने मुतालबा किया कि वो कलात में शामिल किए जाएं। 14 अगस्त 1947 को बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत कलात दरमियान एक माहिदा हुआ, जिसका ऐलान बाद में किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान कलात की हैसियत को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत समझती है। खान ऑफ कलात ने पार्लियामेंट के क़याम और इलेक्शन मुनाक़द करने का भी ऐलान किया। इसी दौरान हुकूमत पाकिस्तान अपनी कौल और वादे पर कायम न रहा। 2 जनवरी 1948 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल खान ऑफ कलात को ख़त लिखा कि फौरी तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक करने का हुक्म दिया। 27 मार्च 1948 को रियासत कलात हुकूमत पाकिस्तान में जम हो गई। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जो मरी कबीले के बारे में था। अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आखिर में छोटी घंटी है, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको बर वक्त पहुँचे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।